हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 5 के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अन्यत्र के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग सभी चैप्टर के लास्ट में अन्यत्र के बारे में पढ़ते हैं। अन्यत्र प्रत्येक अध्याय के अंत में अन्यत्र नाम का एक भाग है। अपने पाठ में जिन घटनाओं को हम पढ़ते हैं उन्हीं दिनों दुनिया के अन्य भागों में कौन सी घटनाएं हो रही थी। तो हम लोग अन्यत्र में पढ़ते हैं, जिन घटनाओं को हम लोग पुस्तक में पढ़ते हैं उन्हीं दिनों दुनिया के अन्य भागों में कौन सी घटनाएं हो रही थी, उसकी एक झलक दिखाने के लिए इसे दिया गया है। कहीं कहीं अन्यत्र का भाग किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए भी दिया गया है। तो कहीं कहीं अन्यत्र का भाग जो है किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए भी दिया गया है। तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते हैं। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, तो कुछ राजा जो थे जन यानी आम लोगों द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ में राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़ों को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। तो यज्ञ जो था विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो अश्वमेध यज्ञ में राजा के द्वारा एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और वह सभी राज्यों से होकर जाता था, और जिन राज्य के राजा उसे रोकते थे उन राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से युद्ध करना पड़ता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राजसिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी भी उसका सहचर होता था। तो युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही जो है उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। तो राजा जो है पुरोहित जो है राजा के ऊपर पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करता था। 20 अथवा 22 जैसे समान लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो आई होप कि आप लोग अश्वमेध यज्ञ के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। तो ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत जो है आते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है।
इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो पुरोहित जो है लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किए, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण की अलग अलग कार्य निर्धारित थी। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। तो पहला वर्ण जो था ब्राह्मण था, उनका काम था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। तो दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान जो था शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। फर्स्ट वर्ग है ब्राह्मण, सेकेंड है क्षत्रिय और थर्ड है वैश्य और फोर्थ है शूद्र। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ही कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। चित्रित धूसर पात्र में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जनपद के बारे में। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। तो जो पहले जन के राजा होते थे वो अब जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतर्जीखेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान और जौ, दालें, गन्ना, तेल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद। तो हम लोग का जनपद समाप्त हो गया। अब हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे।
इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो पहले जन, उसके बाद जनपद, फिर महाजनपद। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने इन राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, तो कुछ भुगतान जो था आहत सिक्कों के रूप में होता था। कौशाम्बी किले की दीवार आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। तो कौशाम्बी में जो किले की दीवार मिली है वह आधुनिक उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ हो। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे।